नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत सोनी आरके सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था कि संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं। संविधान की संपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा हमने की थी। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अगला लेक्चर होने वाला है वो हमारा किस टॉपिक का होने वाला है, प्रस्तावना अर्थात आपकी प्रियम्बल। इसके पहले जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो विद्यार्थी जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उससे सभी वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए ये सीरीज काम कर रही होगी, अर्थात आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना। शुरुआत से जो हमने वीडियो स्टार्ट किए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे और धीरे धीरे हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो उसी श्रृंखला में एक अगला वीडियो जो हमारा है, आपका कौन सा टॉपिक, आपका प्रस्तावना। अब अगर देखिए, संविधान सभा के बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बन गया, हमारी प्रस्तावना। उसी प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं, उद्देशिका। तो उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों क्या हैं, एक ही है। प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना में ही हमारे संविधान के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं और प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा गया है, परिचय पत्र कहा गया है। अर्थात पूरे संविधान का परिचय किसमें मिलेगा आपको, प्रस्तावना में। फिर संविधान का दर्शन, संविधान की आत्मा भी किसको कहा गया है, हमारी प्रस्तावना को कहा गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतने बड़े संविधान की व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रस्तावना की व्याख्या करते हैं और इसी प्रस्तावना में हमें संपूर्ण संविधान के दर्शन होते हैं। इसीलिए इसको संविधान का दर्शन भी कहा गया है। तो ये कुछ शब्द थे जो आपको जानना जरूरी है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान का दर्शन किसे कहा जाता है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, आत्मा किसे कहा जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस टाइप की हमारी एक प्रस्तावना है। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब इस टाइप से हमारी एक संपूर्ण प्रस्तावना है। अब ये जो हमारी प्रस्तावना है इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसमें बहुत से शब्द हैं, उन शब्दों को समझना आपके लिए आवश्यक है। कुछ शब्द हमने समझे थे जब हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हों जो अभी नए हों, तो वो शब्द जो हम संविधान की विशेषताओं में भी पढ़ चुके हैं यहां भी हम फिर से समझेंगे, तो आपको समझने में क्या होगा, आसान होगा। तो इस टाइप से हमारी परिभाषा प्रस्तावना है और उसके बाद इसमें बहुत से शब्द हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे, अर्थात उनमें अंदर कौन कौन से शब्द हैं। एक बात और, अगर हम बात करें प्रस्तावना की भाषा की, तो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। किस ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से हमारी प्रस्तावना की भाषा ली गई है। लेकिन अगर हम बात करें प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना के विचार की, तो वो जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इन दोनों में आपको अंतर करना है। प्रस्तावना की अगर भाषा की बात करें तो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम बात करें विचार की बात तो कहां से ली गई है, आपके अमेरिका से ली गई है। क्लियर। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है महत्वपूर्ण शब्द। अब जो हमारी प्रस्तावना है उसमें बहुत से शब्द हैं, उनको जानना आपको बहुत आवश्यक है।
तभी आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं एक एक करके। संपूर्ण प्रभुत्व, इसका एक बार मैं आपको मतलब बता चुका हूं कि संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है। फिर से सुने, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब यह होता है कि भारत अपने निर्णय लेने में कैसा है, स्वतंत्र है। हम किसी भी देश के अधीन नहीं हैं। हम अपने निर्णय कैसे लेते हैं, स्वयं लेते हैं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो कैसे हो, बाह्य हो। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात हम कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के अंडर में हम काम नहीं करते। क्लियर। तो ये मतलब किसका हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व का। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी या समाजवाद। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें समाजवाद की, तो जो समाजवाद की अवधारणा आई है ये कहां से आई है, आपकी यूरोप से। यूरोप के देशों में काफी संघर्ष हुआ, मजदूरों ने संघर्ष किया समाजवाद लाने के लिए। लेकिन जो भारत का समाजवाद है थोड़ा सा कैसा है, अलग है। यहां लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं, अर्थात यहां पर आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे और समाज का क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो यहां कौन सा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें हमें गांधी जी के भी दर्शन होते हैं और नेहरू जी के भी दर्शन होते हैं। तो समाजवाद मतलब समाज के सभी वर्गों को लेके चलना है, सभी संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फिर से सुने, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों क्या है, एक ही है। पंथ निरपेक्ष का यहां मतलब यह है कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है, राज्य का कोई एक धर्म नहीं है। सभी धर्मों को समान रूप से क्या दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। किसी एक धर्म के लिए विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष दोनों कैसे हैं, एक ही है। फिर से सुने, भारत का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को कैसा महत्व दिया जाएगा, समान महत्व दिया जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक। अब देखिए लोकतांत्रिक या लोकतंत्र नाम से भी समझ में आता है, अर्थात जनता का शासन, या फिर हम ये कहें अब्राहम लिंकन की परिभाषा कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात यहां पर जो सभी शक्तियों का स्रोत है, जैसा कि हमने कहा भी है, हम भारत के लोग, अर्थात जो भी शक्तियों का स्रोत है वो कौन है, हमारे भारत की जनता है। और उसी को क्या कहते हैं, हम लोकतंत्र कहते हैं, अर्थात सबका शासन, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। क्लियर। अब देखिए अगला जो शब्द है वो है गणराज्य। भारत एक कैसा देश है, गणराज्य। अब यहां पर गणराज्य का मतलब यह है कि भारत का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा या फिर कैसे चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन चुने कैसे जाते हैं, चुनाव के द्वारा, वो वंशानुगत नहीं होते। वंशानुगत का मतलब ये होता है राजा, उसका पुत्र राजा, फिर उसका पुत्र राजा। तो भारत में ये परंपरा नहीं है, इसलिए भारत कैसा देश है, गणराज्य है। और जो भारत का प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो शब्द है वो है आपका न्याय। अब देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। न्याय मतलब सभी लोगों के साथ क्या किया जाएगा, समान रूप से न्याय किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब वो 3 प्रकार का न्याय कौन सा है, सबसे पहले सामाजिक न्याय। सामाजिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। फिर आर्थिक न्याय, यहां पर जो गरीब है या जो अमीर है उसके साथ क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो क्या हो, अमीर हो।
आर्थिक रूप से न्याय सबके लिए कैसा रहेगा, समान रहेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, राजनीतिक रूप से अर्थात राजनीतिक न्याय, सभी लोगों के लिए मतदान का अधिकार है, सभी लोगों के लिए चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, सभी के लिए उम्मीदवार बनने का अधिकार है। तो अगर न्याय की बात करें तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात करती है हमारी कौन, प्रस्तावना। और ये 3 प्रकार के न्याय हमें दिए जाते हैं। फिर से सुने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक रूप से न्याय, आर्थिक रूप से न्याय और राजनीतिक रूप से न्याय। अगला, स्वतंत्रता। अब देखिए, स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति अपना विकास करे, उसके साथ साथ क्या करे, देश का विकास करे, उसके स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाई जाए। अब स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। मतलब व्यक्ति बिना रोक टोक के अपना कार्य कर सकता है, अपना विकास कर सकता है और देश का विकास कर सकता है। वो कैसा है, स्वतंत्र है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। अपने तक ही स्वतंत्रता होनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता ना छीने। क्लियर? अगली बात करते हैं हम समानता। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला, व्यक्ति की गरिमा। अब व्यक्ति की गरिमा का मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी आराम से जी सके, उसके साथ सम्मान हो, उसके प्राणों की रक्षा की जाए, उसको कोई मारे ना, तो व्यक्ति की क्या होगी, गरिमा बनी रहेगी। अगला शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब देखिए, भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, राष्ट्र की एकता बनाए रखना है, सभी लोगों को क्या करना है, मिलजुल कर रहना है। अखंडता अर्थात हमें क्या नहीं करने, भारत के खंड नहीं करना है, सबको एकजुट रहना है, एकता के साथ रहना है, जिससे क्या हो, भारत का विकास हो, लोगों का विकास हो और भारत क्या रहे, हमेशा अखंड रहे, बिना खंड के। क्लियर? अगला लास्ट शब्द है आपका बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारा, सभी लोग कैसे रहें, मिलजुल कर रहें, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ गलत व्यवहार ना किया जाए, सबके साथ क्या किया जाए, मिलजुल के रहा जाए। तो ये शब्द क्या हुआ आपका, बंधुता। तो ये जो शब्द हमने समझे हैं, ये सभी शब्द आपकी प्रस्तावना में है और इन शब्दों को हमें समझना बहुत जरूरी है। जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे उनमें ये शब्द आपको मिलने वाले हैं और अगर यहां आपको ये शब्द समझ में आ गए तो क्या होगा, आपको आगे के टॉपिक बहुत सरल हो जाएंगे। अब ये तो बात हो गई प्रमुख शब्दों की। अब यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है, आपको दिख रहा है, यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना जब हमारी बन गई तो उस प्रस्तावना को लेके कई बार कुछ विवाद हुए, प्रस्तावना को लेके विवाद हुए कि वो संविधान का अंग है या नहीं है, उसकी व्याख्या की जा सकती है या नहीं की जा सकती, उसमें संशोधन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। तो यहां पर हम कुछ विवाद पढ़ेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है। सबसे जो पहला विवाद है बैरूवाड़ी यूनियनवाद 1960। अब इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है। यहां पर उन्होंने कहा कि प्रस्तावना क्या नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें क्या नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। अगला एक बहुत चर्चित विवाद है केशवानंद भारती वाद 1973। जो
केशवानंद भारती वाद रहा, वो कब आया? 1973 में। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदला। यहां पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का अंग है। क्या है? भारतीय संविधान का अंग है प्रस्तावना, और विधायिका अर्थात संसद इसमें क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है, उसकी व्याख्या कर सकती है। और यहीं पर उन्होंने एक मूल ढांचे की बात मानी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो परिवर्तन होगा प्रस्तावना में, वो परिवर्तन नकारात्मक नहीं होगा। परिवर्तन कैसा होगा? सकारात्मक होगा, जिससे हमारा संविधान और मजबूत हो, हमारी प्रस्तावना क्या हो? और मजबूत हो। तो यहां पर क्या मान लिया गया आपके इस विवाद में कि प्रस्तावना क्या है? हमारे भारतीय संविधान का अंग है, और अब हमारी संसद परिवर्तन इसमें क्या कर सकती है, लेकिन वो जो परिवर्तन होंगे वो कैसे होंगे? सकारात्मक परिवर्तन होंगे। तो ये आपको विवाद समझ में आए होंगे। आगे अब जब ये 1973 में डिसीजन आ गया, तो एक संशोधन किया गया हमारे भारतीय प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा परिवर्तन किया गया, और हमारी प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द क्या किए गए? हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए। अर्थात जब 1949 को प्रस्तावना हमारी बनी थी, उस समय ये शब्द नहीं थे और ये बाद में जोड़े गए। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो ये अभी तक एक ही संशोधन हुआ है हमारी प्रस्तावना में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो ये है हमारी प्रस्तावना से रिलेटेड जानकारी। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, परिचय पत्र किसे कहते हैं, दर्शन किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं। उसके बाद कई बार ये पूछ लिया जाता है कि विवाद बैरोवाड़ी यूनियन वाद किससे रिलेटेड है, केशवानंद भारती विवाद किससे रिलेटेड है। कई बार फिर यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, कौन से संविधान संशोधन से किया गया, कौन कौन से शब्द जोड़े गए। फिर उसके बाद ये जो हमने शब्द पढ़े हैं, इन शब्दों के मतलब भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, बंधुता का क्या अर्थ है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमने जानकारी पढ़ी है, इस जानकारी के थ्रू आप कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसको अगर एक बार पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको देखेंगे, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमें पॉलिटी रटना नहीं है, हमें उसको क्या करना है, समझना है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो में आपको चीजें याद भी हो जाए, इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूं, जिससे आप लोगों के लिए चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। तो एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को जानकारी जरूर दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जो अगला लेक्चर होगा हमारा, वो होगा संविधान के स्रोत। अब यहां पर हमारी प्रस्तावना का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब भारत का जो संविधान था, उसमें बहुत से विषय हमने दूसरे देशों के संविधान से लिए थे, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, मौलिक कर्तव्य हो, या बहुत सी चीजें। तो वो लेक्चर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कौन सा होगा वो, संविधान के स्रोत। तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर अटेंड करें, जरूर देखें, जिससे आप लोगों को जानकारी
प्राप्त हो सके। तो इसके साथ ही ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।